क्लास 6 के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द 9th चैप्टर फ्रॉम योर एसएसटी हिस्ट्री बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विथ द डिस्टेंट लैंड्स। ये आपके चैप्टर का नाम है जिसे आज हमको पढ़ना है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संपर्क, विद माने के साथ, डिस्टेंट माने दूर के, लैंड्स माने देशों के या क्षेत्रों के। और ये बात कब की है? यह बात है 200 BCE से लेकर 300 BCE के बीच में, यानी ईसा पूर्व 200 शताब्दी 200 ईस्वी और ईसा पूर्व 300 ईस्वी के बीच में भारत का जो आसपास के यानी विदेशी देशों के साथ जो संपर्क था, संबंध था और व्यापार था, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आज मैं आप लोगों को इसी लेसन को रीड करके पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और किन किन बातों को जानना है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर लेड टू द राइज ऑफ मैनी स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय द वीक रूलर्स। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमारे देश में मौर्यन एम्पायर था, यानी मौर्य साम्राज्य था, जिसमें हमने अशोक महान के बारे में पढ़ा था। तो अशोक महान का जो साम्राज्य था, जब उसका अपघटन हो गया, यानी कि उसका पतन हो गया, तो भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए, क्योंकि केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई थी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और इस मौके का लाभ उठाकर सम फॉरेन पावर्स, कुछ विदेशी शक्तियाँ लाइक इंडो ग्रीक्स, जैसे कि इंडो ग्रीक और द बैक्ट्रियन ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स, या फिर आप कह सकते हैं सकस या सिंथियन से आप इनको कह सकते हैं सीथियन, इनको सिंथियन नहीं सीथियन कह सकते हैं, और इनका दूसरा नाम है सकस, यानी इन हिंदी में आप ऐसे कहेंगे शक, ये हैं शक। इन्हीं शक को कहा जाता है सीथियन। क्या कहा जाता है? सीथियन। ये विदेशी लोग थे, शक यानी कि सीथियन। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे जिनको हमने कहा बैक्ट्रियन ग्रीक यानी कि इंडो ग्रीक। ये विदेशी लोग भारत पर क्या किए? हमला कर दिए। जब इन्होंने देखा कि भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका है, भारत कमज़ोर हो चुका है, तो ये विदेशी लोग भारत पर हमला कर दिए। और एंड कुषाणा, जो हमला करने वाले थे, उसमें एक और लोग थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कुषाण। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, इनको ऐसे लिखा जाएगा कुषाण। ये जो मैंने सर्किल में किया है यहाँ पर, इसी को यहाँ पर कुषाण। तो 3 विदेशी शक्तियाँ थी जिन्होंने भारत पर हमला किया। ये 3 विदेशी शक्तियाँ कौन थी? इंडो ग्रीक, जिनको हम बैक्ट्रियन ग्रीक कहते हैं, दूसरे थे शक यानी कि सीथियन, और तीसरे थे कुषाण। इन तीनों को जब लगा कि भारत में मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका है, तो इन्होंने भारत पर हमला कर दिया एंड स्टेबलाइज्ड देमसेल्व्स इन इंडिया, और इन्होंने भारत में अपने राज्य बना लिए। दीज रूलर्स प्लेड ए ग्रेट रोल इन डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और जब ये लोग भारत में सत्ता में बैठे, तो इन्होंने भारत का जो संबंध था, जो व्यापार था, वो भारत से बाहर दूसरे देशों तक इन्होंने उस व्यापार को फैला दिया। यानी जब ये विदेशी लोग भारत पर हमला किए और भारत में अपना राज्य बना लिए, तो इन लोगों ने अपने राज्य के दौरान भारत का जो व्यापार था, जो संबंध था, वह आसपास के देशों तक उसको फैला दिए। अब हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक कौन थे और इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। द इंडो ग्रीक वर द डिस्केंडेंट ऑफ द ग्रीक जनरल हु रूल्ड ओवर द टेरिटरीज ऑफ बैक्ट्रिया एंड पर्सिया। अब जो 2 देशों के बारे में हम बात करेंगे, पहला देश है बैक्ट्रिया और दूसरा है पार्थिया। इन देशों में जो लोग शासन करते थे, उन्हीं के ये लोग उत्तराधिकारी थे, जिनको हम क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक कहते हैं। तो इंडो ग्रीक कौन थे? इंडो ग्रीक थे डिस्केंडेंट ऑफ द ग्रीक्स जनरल हु रूल्ड ओवर द टेरिटरी ऑफ बैक्ट्रिया एंड पार्थिया। तो बैक्ट्रिया और पार्थिया में जो लोग शासन करते थे, उन्हीं के परिवार के लोगों को हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं, जो भारत में हमला करने आए थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी गई है डेमेट्रियस के बारे में। डेमेट्रियस एक शासक का नाम है, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका शासनकाल है 200 BC से लेकर 180 BC। द फाउंडर ऑफ द इंडो ग्रीक किंगडम वियरिंग द स्कैल्प ऑफ एन एलिफेंट एज ए सिंबल ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। अब ये जो
यहाँ पर फोटो दिया गया ये वाला, ये टोपी है उसकी। आप देख रहे होंगे ऊपर इसके सर के ऊपर जो टोपी है उसको आप देख रहे होंगे हाथी के जैसा, हाथी के सूंड जैसा है। ये उनका मुकुट होता था। ये इस मुकुट को इसलिए पहनते थे ताकि दुनिया को पता चले कि इन्होंने भारत को जीत लिया है। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था डेमेट्रियस। ऐसे लिखेंगे हिंदी में, डेमेट्री, ट के नीचे र बनाएंगे, डेमेट्रियस। ये इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में आपको लिखा है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस जो टोपी पहन रखा है अपने सर के ऊपर, वो प्रतीक था कि इसने इंडिया पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, द डिस्केंडेंट ऑफ डिस्केंडेंट ऑफ ग्रीक रूलर फ्रॉम पार्थिया यानी कि सेंट्रल एशिया टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये जो पार्थिया का एम्पायर था, शासन था, इसके उत्तराधिकारियों ने इस मौके का लाभ उठाया और उन्होंने भारत पर हमला कर दिया। दे क्रॉस्ड हिंदू कुश माउंटेन। इन्होंने क्या किया? हिंदू कुश माउंटेन को पार किया। भारत में पार करने के लिए आपको हिंदू कुश माउंटेन को पार करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है हिंदू कुश माउंटेन को इन्होंने पार किया। यानी जो बैक्टीरियर के लोग थे, जो इंडो ग्रीक थे, इन्होंने इस हिंदू कुश माउंटेन को पार किया और भारत में प्रवेश किए। दे कॉन्क्वर्ड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया। इन्होंने पंजाब के कुछ हिस्से को जीत लिया और उत्तर भारत के जो कुछ हिस्से थे उसको इन्होंने जीत लिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दे ऑक्यूपाइड द गंगा बेसिन एज फार एज पाटलिपुत्र। धीरे धीरे करके इन्होंने गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको भी जीत लिया और पाटलिपुत्र जो कि पटना में है उसको भी ये जीत लिए। पहले इन्होंने उत्तर भारत के हिस्से को कुछ जीता, उसके बाद ये गंगा के क्षेत्र में आए, वहाँ के क्षेत्रों को जीता और उसके बाद पाटलिपुत्र को भी इन्होंने जीत लिया। द ग्रीक हु सेटल्ड इन इंडिया वर नोन एज इंडो ग्रीक्स। और इन ग्रीकों में जो लोग भारत में स्थित हो गए यानी भारत में रहना शुरू कर दिए, भारत में बस गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम इंडो ग्रीक कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। हु वर द इंडो ग्रीक्स? तो आप कह सकते हैं द ग्रीक्स हु सेटल्ड इन इंडिया वर नोन एज द इंडो ग्रीक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मिनांडर also known as Milinda in Buddhist text was most powerful Indo-Greek ruler। अब जो ग्रीक भारत में थे, इनमें जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ उसका नाम था मिनांडर, जिसे मिलिंडा भी कहा जाता है। तो ये जो इंडो ग्रीक हैं उनका सबसे शक्तिशाली शासक है जिसको मिलिंडा या मिनांडर कहते हैं। और ये इसका नाम हमको कहाँ से मिलता है? इसका नाम हमको मिलता है जो बौद्ध ग्रंथ हैं, गौतम बुद्ध के जो शिष्यों ने अपने ग्रंथ लिखे थे, उन बौद्ध ग्रंथों में इस मिनांडर का यानी कि मिलिंडा का नाम मिलता है और उसी में बताया गया है कि यह सबसे शक्तिशाली शासक था। He ruled over a vast area from Afghanistan to Mathura from 155 BC to 130 BC। ये बताते हैं इसका जो राज्य था बहुत लंबा चौड़ा था, अफगानिस्तान से शुरू होता था और मथुरा तक आता था, इतना लंबा इसका राज्य था। और ये कब की बात है? ये बात है आपकी 155 ईसा पूर्व से लेकर वो 130 ईसा पूर्व के बीच की बात है। तो जो इंडो ग्रीक हैं उनमें सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ उसका नाम मिनांडर यानी कि मिलिंडा था। इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसका राज्य बहुत बड़ा था जो अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक फैला था। इसका समय है 155 BC से 130 BCE तक। आगे बढ़ते हैं। मिलिंडा वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय ए बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागसेना। अब ये विदेशी आदमी था, ये बौद्ध कैसे बन गया? यानी जो मिलिंडा था यानी मिनांडर था, ये बौद्ध बन गया था, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बौद्ध कैसे बना। तो मिलिंडा वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय ए बुद्धिस्ट फिलोसोफर। ये एक बौद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है नागसेन। उस नागसेन के प्रभाव में आकर, यहाँ देखिए नाम लिखा है नागसेन, इसी नागसेन के प्रभाव में आकर मिलिंडा ने बौद्ध धर्म अपना लिया। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंदा इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। अब एक ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, जिसको मैंने सर्किल में कर दिया। इस मिलिंद पन्हो में है क्या? जब ये मिनांडर यानी कि मिलिंदा इनसे मिलता है, नागसेन से मिलता है, तो नागसेन से वह बहुत सारे प्रश्न पूछता है। यानी मिलिंडा इस नागसेन से जब मिलता है तो मिलिंडा धर्म को लेकर इस नागसेन से बहुत सारे प्रश्न पूछता है और उन सभी प्रश्नों का जवाब ये नागसेन देते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को
एक जगह लिख दिया गया, एक पुस्तक में लिख दिया गया, उसी पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो कहा जाता है। और इसी क्वेश्चन आंसर के बाद जो मिलिंद पन्हो था, यानी कि जो मिलिंडा था, मिनांडर था, वह बौद्ध धर्म अपना लेता है, यानी बौद्ध भिक्षु बन जाता है। द इंडो ग्रीक्स हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये जो इंडो ग्रीक्स है, इनका भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दे वर द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस कॉइन बियरिंग द पोर्ट्रेट नेम ऑफ द रूलर। ये भारत में पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर एक नई परंपरा शुरू की, यानी सिक्कों पर उनका नाम, उनको क्या होता था, नाम होता था। और क्या होता था, उनके फोटो भी होते थे। यानी ग्रीक पहले शासक थे जो सिक्कों पर अपना फोटो छपवाते थे और अपना नाम भी लिखवाते थे। यहाँ पर कुछ फोटो दी गई हैं जो कि इंडो ग्रीक के समय के हैं। आप देख सकते हैं इंडो ग्रीक के सिक्के, जिसमें ये सोने के सिक्के भी शामिल हैं। इन सिक्कों को आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज पे लिखा है दे आल्सो मिंटेड गोल्ड कॉइन्स इन द 2nd सेंचुरी BC, यानी ईसा पूर्व 2री शताब्दी में इन्होंने सोने के सिक्के भी बनवाए। किसने? इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्कों को भी बनाना शुरू किया। द लेटर रूलर्स इन इंडिया कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ गोल्ड कॉइन स्टार्टेड बाई हिम। और बाद के जो इंडो ग्रीक के शासक आए, उन्होंने भी इन सोने के सिक्कों को बनाना जारी रखा। इंडो ग्रीक्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अब ये आपको लिखना है, इंडो ग्रीक ने भारत में क्या खोला? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। गंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो उन्होंने कला के लिए एक स्कूल खोला। ये स्कूल क्या खोला, बल्कि एक प्रकार की कला जो बनती थी उसी को कहा गया गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। और ये किसकी देन है? ये देन है इंडो ग्रीक की। इस पॉइंट को आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है कि जो ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ये किसकी देन है? तो ये देन है इंडो ग्रीक की। ए न्यू आर्ट फ्रॉम फॉर्म विच शोज ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है आपको? अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसकी परिभाषा यहाँ से लिखिएगा, ए न्यू आर्ट फॉर्म विच शोज ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन आर्ट। ये इसी की परिभाषा हो जाएगी। यानी आप हेडिंग डालेंगे पहले गंधार आर्ट ऑफ स्कूल, उसकी परिभाषा उसके आगे लिखी है। इसमें एक चीज जो आपको जोड़ना है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किसकी देन है, तो आप लिखेंगे इंडो ग्रीक की देन है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द इमेज और इंडियन बट दे आर ए ग्रीक इन स्टाइल। यानी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है कि जो फोटो बनाए गए या जो तस्वीरें बनाई गई वो तो भारतीयों की थी। वो क्या थी? भारतीयों की थी। लेकिन उनके जो कपड़े दिखाए गए, जो उनके साजो सामान दिखाए गए, उनके श्रृंगार के सामान दिखाए गए, वे ग्रीक थे। वे क्या थे? ग्रीक देशों में जैसे पहने जाते हैं वो उसके जैसे थे। यानी आदमी कहीं और का, पहनावा कहीं और का। इसी को कहते हैं गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। और ये किसने शुरू किया? ग्रीकों ने शुरू किया हमारे ही देश में। अब यहाँ पर एक मूर्ति दी गई है, इमेज ऑफ बुद्धा इन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। यानी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में मूर्तियाँ कैसे बनती थी, तो देखिए एक मूर्ति का यहाँ पर नमूना दिया गया है जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। गौतम बुद्ध तो थे भारतीय, लेकिन इनका जब आप फोटो देखेंगे, ये इमेज देखेंगे, तो आपको लगेगा जैसे कोई विदेशी हो। यानी इनका साजो सामान जो किया गया है, साज श्रृंगार, वो विदेशी मॉडल में किया गया है। इसी को कहते हैं गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व in Gandhara style shows distinct Greek feature. The image of Buddha have curls like a Greek god. अब इनके देखिए बाल कैसे बनाए गए हैं? घुघराले बाल बनाए गए हैं, जो कि विदेशियों के होते हैं। यानी ग्रीक लोगों के बाल जो होते हैं घुघराले होते हैं। और उसी तरह उन्होंने गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा बना दी है, क्योंकि इनके बाल घुघराले बनाए गए हैं। और जितने भी ग्रीक लक्षण होते हैं वे सारे लक्षण इस तस्वीर में बना दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे शकों के बारे में, जिनको हम सीथियन कहते हैं। शक यानी कि ऐसे लिखा जाएगा शक, इन्हीं को हम कहते हैं सीथियन। अब यहाँ पर शकों के बारे में दिया गया है, आइए देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है द सकास केम टू पावर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द इंडो ग्रीक्स। ये भारत में कैसा है? ये भारत में जब आए तो उस समय भारत में इंडो ग्रीक का शासन चला था। शकों ने इंडो ग्रीक को युद्ध में हराया। दे बिलोंग टू ए नोमैडिक टाइप्स ऑफ सेंट्रल एशिया। नोमैडिक टाइप्स माने जो घुमंतु जात होते हैं। क्या बोलते हैं? घुमंतु, जो कभी यहाँ कभी वहाँ जानवरों को चराते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं। तो ये जो शक हैं उन्हीं जातियों में से थे। ये अपना
अपना पशु लेकर इधर भटकते रहते थे, लेकिन जब इंडिया में आए तो उनको लगा कि ये चाहें तो उनको इंडो ग्रीक को हरा कर सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये शक लोग उन इंडो ग्रीक को हरा दिए और यहाँ देश में काबिज हो गए। देयर वर 5 ब्रांचेज ऑफ शकास रूलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में शकों के कुल 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी, जो भारत में अलग अलग जगहों पर शासन कर रही थी। यानी भारत में जब शक आए तो 5 भागों में बट गए और पांचों 5 जगहों पर शासन कर रहे थे। तो शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। According to this system, the kingdom was divided into number of province. Each province was ruled by a governor called a क्षत्रप। तो इनका जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था ऐसे छोटे छोटे प्रांतों में अपना राज्य बांट देते थे और इन सभी प्रांतों में ये गवर्नर नियुक्त करते थे। इन गवर्नर को क्या कहा जाता था? इन गवर्नर को क्षत्रप कहा जाता था। यहाँ गलत प्रिंट हुआ है आपकी बुक में, इसको यहाँ सत्रप लिखा है लेकिन उसको क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। मैं आपको लिख के बता दूँ, क्षत्रप कहते थे। तो जो शक थे इनका क्षेत्र 5 भागों में फैला था और 5 भागों में गवर्नर होते थे। इन गवर्नर को ही क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। फिलहाल आप अपनी बुक से ये शब्द लिखेंगे सत्रप, हाँ इसको, लेकिन पढ़िएगा क्षत्रप ही पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें दिया है द मोस्ट फेमस शका रूलर वाज रुद्रदामन 130 to 150 AD। अब यहाँ बताया गया कि शकों में जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ उसका नाम था रुद्रदामन, जिसका फोटो हमने ऊपर देख लिया। यहाँ देख लीजिए, ये जो पिक्स है ये पिक्स है आपका रुद्रदामन का। तो ये रुद्रदामन का पिक्स आपके सामने दिया गया है और इसी के बारे में नीचे हमको बताया जा रहा है। तो पिक्स को देख लीजिए रुद्रदामन कैसा था और यहाँ हम पढ़ते हैं। तो जो रुद्रदामन था ये सबसे शक्तिशाली शासक था शकों में, यानी जितने भी शक भारत में हैं उनमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? रुद्रदामन था। इसका समय क्या था? इसका समय था 130 से लेकर 150 AD था। देखिए ये अब ईस्वी शुरू हो गया, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना अब शुरू हो गई। इसके पहले हम BCE के बारे में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ AD यानी एनो डोमिनो, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसके पहले वाले चैप्टर में मौर्य काल में इसको मैंने समझाया था AD और BCE क्या होता है। तो आप वहाँ से जाके फिर से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं BCE को और AD को, तो आप जो मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। ही रूल्ड ओवर ए लार्ज टेरिटरी इन वेस्टर्न इंडिया। जो पश्चिमी भारत है उसमें इसने एक लार्ज टेरिटरी पर अपना शासन किया। यानी रुद्रदामन ने पश्चिम भारत में कौन कौन सी स्टेट आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब पश्चिम भारत में आते हैं। तो इन भागों में राजस्थान भी आता है, राजस्थान को भी आप शामिल कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में इस रुद्रदामन ने शासन किया। ही वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ संस्कृत एंड मेड संस्कृत द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग हिज रूल। ये जो है संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। कौन? रुद्रदामन। अब देखिए विदेशी होकर ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और इसने किया क्या? इसने अपने दरबार में जो भाषा अपनाई, अपने दरबार में इसने संस्कृत को अप्लाई किया कि इसके दरबार में संस्कृत भाषा बोली जाएगी। ही इवन इश्यूड ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत। वो अपने आदेश भी किस भाषा में देता था? अपने आदेश भी वह संस्कृत भाषा में देता था। एक विदेशी हमारे देश की भाषा को कितना सम्मान देता है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। The famous जूनागढ़ inscription 150 AD highlight his personal and military achievement। अब देखिए जूनागढ़ एक क्या है? एक जगह है जो यहाँ पर लिखा है जूनागढ़ में एक जगह है। उस जगह पर ऐसे एक पत्थर यानी पत्थर की शिला लगाई गई है। इस पत्थर की शिला पर इसकी उपलब्धियों को लिखा गया। किसके? रुद्रदामन की उपलब्धियों को लिखा गया है। यानी पत्थरों को काट कर लिखा जाता है और इस पर क्या लिखा गया है कि रुद्रदामन कितना बड़ा शासक था, इसने किन किन क्षेत्रों को जीता, इसने कौन कौन से निर्णय लिए, सब उस पर लिखा गया है। तो यहाँ से जो आपको नोट करना है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कब का है, तो यहाँ से टाइम दिया 150 AD का है और किसके शासनकाल का है, तो आप लिख देंगे रुद्रदामन के काल का है। रुद्रदामन के काल का ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है पार्थियंस के बारे में। पार्थियंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्थियन भी विदेशी आक्रमणकारी थे, यानी पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पार्थियन आए, इसके बाद फिर कौन आएंगे? कुषाण आएंगे। तो हम पार्थियन के बारे में भी पढ़ेंगे और कुषाणों के भी बारे में पढ़ेंगे। द पार्थियन रूल ओवरलैप्ड विद दैट ऑफ शकास। पार्थियन केम फ्रॉम ईरान in 1st century AD and ruled over a small portion in the north west of India.
Godofredes was the most well-known Parthian ruler. It was during his rule that Saint Thomas came to India and spread the teachings of Christianity. अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। तो पार्थियन रूल क्या है? ओवरलैप्ड विद दैट ऑफ सकास, यानी शकों के साथ ही इनका भी समय समाप्त हो गया। पार्थियन केम फ्रॉम ईरान, एक कहाँ, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पार्थियन आए कहाँ से थे? ईरान से आए थे। कब आए थे? फर्स्ट सेंचुरी में आए थे। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, पार्थियन केम इंडिया from Iran in the first century AD and ruled over a small portion in North India, west of the India। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखना है वो आपको ये लिखना है गोडोफेरेंस। गोडोफेरेंस ये उनका सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, यानी जो पार्थियन थे इनमें जो सबसे शक्तिशाली रूलर यानी शासक हुआ उसका नाम था गोडोफेरेंस। was a most well known Parthian ruler. It was during his rule that Saint Thomas came to India to spread the teaching of Christianity। ये पहला मौका था जब इसी के शासनकाल में, किसके? गोडोफेरेंस के शासनकाल में थॉमस, सेंट थॉमस, ये देखिए नाम लिखा है सेंट थॉमस, ये आए थे और इन्होंने भारत में क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसके शासनकाल में? गोडोफेरेंस के काल में। और गोडोफेरेंस क्या थे? पार्थियंस थे। अब हम पढ़ते हैं कुषाणों के बारे में, पढ़ते हैं कुषाण कौन थे और भारत में कैसे आए, इन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कुषाणों के बारे में पढ़ना। यहाँ लिखा है द कुषाण हु सक्सीडेड पार्थियन। अब कुषाण क्या किए? इन्होंने पार्थियन को हराया। इन्होंने किसको हराया? पार्थियन को हराया। बिलोंग टू ए नोमैडिक टाइप इन सेंट्रल एशिया, और हमने जाना कि ये भी क्या थे? नोमैडिक टाइप थे। और कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के थे। यानी कुषाण जो थे ये भी घुमंतु जाति के थे, जो जानवरों को इधर उधर घूम घूम कर चराया करते थे, कहीं यहाँ बसेरा कहीं वहाँ बसेरा। और इस सेंट्रल एशिया से आए, धीरे धीरे ऐसे घूमते घूमते जब इंडिया के पास आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो प्रतिहार हैं, ये जो नाम हमने बताया, क्या नाम बताया? इनको पार्थियन को हराकर इन कुषाणों ने भारत में अपनी सत्ता अपना ली। दे केम टू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए। एंड सेट अप ए बिग एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू बिहार इन द ईस्ट। और ये अफगानिस्तान के रास्ते जब आए तो वहीं से भारत की जो सीमा वहाँ से कब्जा करना शुरू किया, लड़ना शुरू किया, उसको जीतते गए और जीतते जीतते कहाँ पहुँचे? बिहार तक पहुँच गए। अब देख लीजिए, उत्तर भारत से लड़ाई शुरू किए, उसको जीतते जीतते ये कहाँ पहुँच गए? बिहार पहुँच गए। कुषाण हैड टू कैपिटल्स, वन इन पुरुषपुरा नियर मॉडर्न पेशावर एंड सेकेंड मथुरा। इनकी दो राजधानी बना रखे थे। ये जो कुषाण थे इनकी दो राजधानी थी। पहला कौन सी राजधानी थी? ये जो लिखा है पुरुषपुर, क्या लिखा है? पुरुषपुर, ये इनकी पहली राजधानी थी। और ये कहाँ पर है? ये आजकल जो पाकिस्तान में पेशावर है उसी पेशावर के निकट था पुरुषपुर। यानी कुषाणों ने अपनी पहली राजधानी पुरुषपुर को बनाई। ये पुरुषपुर आधुनिक जो पेशावर पाकिस्तान का प्रदेश है वहाँ उसके नज़दीक है। और जो इनकी दूसरी राजधानी थी वो दूसरी राजधानी इनकी थी मथुरा। यानी कुषाणों ने अपनी दो राजधानियां बनाई, पुरुषपुर और मथुरा। द कुषाण इनकरेज्ड इंडिया ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। कुषाणों ने भारत का जो व्यापार था उसको सेंट्रल एशिया के साथ इन्होंने बढ़ा दिया, यानी सेंट्रल एशिया के साथ इन्होंने व्यापार बढ़ाया। एंड गेन कंट्रोल ओवर सिल्क रूट, और जो सिल्क के व्यापार का रास्ता था, जिस रास्ते से होकर सिल्क का व्यापार होता था, उस रूट पर इनका कब्जा हो गया था। तो वहाँ से जितने भी व्यापार होते थे वहाँ से इनको टैक्स, चुंगी इत्यादि मिलती थी। और ये उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार हुआ करता था। किसका? सिल्क का, यानी रेशमी वस्त्रों का सबसे बड़ा व्यापार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। आगे लिखा है द रूल ऑफ कुषाणा वाज एट इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग द रूल ऑफ कनिष्क। अब इनके शासनकाल का, यानी जो कुषाण थे इनका सबसे बड़ा शासक कौन हुआ? उसका नाम है कनिष्क। क्या नाम है उसका? कनिष्क। कनिष्क को भारत का महान सम्राट भी कहा जाता है। यानी भारत के जितने शासक हुए हैं उनमें देखा जाए तो ये जो कनिष्क है इसका भी नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो जो कुषाण थे इनका सबसे प्रतापी या सबसे बहादुर या सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ कनिष्क हुआ। ही मार्क्ड एडी 78 द ईयर ही केम टू द थ्रोन। अब ये गद्दी पर कब बैठा? ये गद्दी पर बैठा 78 एडी में। कब बैठा? 78 एडी में। और इसने उसी समय से ये जो है ईस्वी हमारे देश में आज भी चल रही है। यानी जो अभी हम लोग कहते हैं 1920 ईस्वी, ये उसी की देन है, कनिष्क की देन है। और इसने कब शुरू किया था? 78 एडी में। कब शुरू किया? 78 एडी में, एज द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा, यानी एक नए युग की इसने वहाँ से शुरुआत की थी। कॉल्ड शक ईरा, और इसको क्या कहते हैं? शक ईरा। क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? शक संवत।
यानी जो कुषाण ने नया ईयर चलाया उसी को हम कहते हैं शकीरा यानी शक संवत कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है कि शकों के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हुई और इनका जो प्रतापी सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, इसको आपको नोट करना है समय के साथ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए नेक्स्ट पेज हमारा शुरू होता है यहाँ से, देख लें यहाँ से कुछ छूट रहा ऊपर से। यहाँ लिखा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ पिक्स भी दी गई हैं, आप इनको देख लीजिए। पिक्स को देखने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। आपने बुक खोल रखी होगी तो वहाँ पर देखिए पिक्स में कितना दिया गया है, उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कुषाणों का, यहाँ पर जो पिक्स दिया गया था फेमस हेडलेस स्टेचू ऑफ कनिष्का। ये देखिए कनिष्क की मूर्ति बनी है लेकिन इसमें सर गायब है, यानी सर किसी वजह से टूट गई होगी या किसी ने तोड़ दिया होगा। तो ये कनिष्क की मूर्ति है जिसमें से सर गायब है। द शका कैलेंडर स्टार्टेड बाय हिम इज ऑफिशियल फॉलोड बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी बाय इंडियन गवर्नमेंट टुडे। यानी जो शक ये कुषाण ने या माफ़ करिएगा, ये जो कनिष्क है इसने जो शक संवत चलाया 78 AD में, उसको आज भी भारतीय गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट उसको मानती है, स्वीकार करती है। ही आल्सो इश्यूड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इसने बहुत अधिक संख्या में सोने के सिक्के भी चलवाए। किसने? इसी कनिष्क ने चलवाए। कनिष्क वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, यह कला का भी बहुत बड़ा संरक्षक था। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ए न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। अभी ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा था रुद्र दामन के बारे में, वहाँ हमने कहा था क्या, शकों के बारे में हमने कहा कि वहाँ पर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। क्या हुआ था? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। लेकिन यहाँ देखिए कनिष्क के समय में क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। और ये है क्या, ये थी ये न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। यानी कनिष्क के समय में आर्ट की जो कला डेवलप होकर आई उसी को हम लोग कहते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक नई आर्ट थी। तो गंधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से लिख लेंगे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किसके समय में हुआ, कनिष्क के समय में हुआ। एक नई स्टाइल थी। इट वॉज इंडियन बोथ इन स्पिरिट एंड स्टाइल। अब इसमें जो डिजाइन थी वो भी इंडियन और जिसकी इमेज रहती थी वो भी इंडियन थी। जबकि गंधार में हमने देखा कि जो इमेज थी वो इंडियन थी, लेकिन उसमें जो साज सज्जा था, श्रृंगार था, वो ग्रीक का था। यही दोनों में अंतर है। इमेज ऑफ बुद्ध एंड बोधिसत्व वर मेड इन इंडियन स्टाइल। इस कला में भी गौतम बुद्ध के जो इमेज थे और जो बोधिसत्व के इमेज थे उनको भारतीय स्टाइल में बनाया गया, उसमें विदेशी चीज़ों को बहिष्कार किया गया। द हेडलेस स्टेचू ऑफ कनिष्का इज एन एग्जाम्पल ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और जो कनिष्क की सिर रहित मूर्ति बनाई गई उसको तोड़ा नहीं गया था, दरअसल उसकी मूर्ति बनी ही थी जिसमें हेड नहीं दिया गया था। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का एक नमूना था। अब इसको और पढ़ लेते हैं। इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा वाज डिपिक्टेड विद ए 7 हेड। अब मथुरा आर्ट में जो ये देखिए पिक्चर दी गई है, इसमें कहा गया कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति बनाई गई और इसमें क्या हुआ, 7 हेड, यानी इनके सर पर बाल नहीं दिखाया गया, यानी इनके सर पर एक भी बाल नहीं है। इस तरह की मूर्ति मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल में बनाई गई। ही वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क भी क्या था, बुद्ध को मानने वाला था। ही सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया। इसने बुद्ध भिक्षुओं को सेंट्रल एशिया में भेजा, चाइना में भेजा, साउथ ईस्ट एशिया में भेजा, ताकि वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। ही ऑर्गेनाइज्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर टू डिस्कस इम्पोर्टेंट इशू ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं उन पर चर्चा करने के लिए कनिष्क ने क्या बुलाया, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ बुलाया? कश्मीर में बुलाया। ये इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कब बुलाई गई, किसने बुलाई और किस लिए बुलाई। तो बुलाई थी इसको कनिष्क ने, और इसको कहते हैं 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ बुलाई गई? कश्मीर में बुलाई गई। इसमें हुआ क्या, इसमें बौद्ध धर्म के ऊपर चर्चा की गई थी। कनिष्का आल्सो पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर अश्वघोष। अब कनिष्क के बारे में अगली जो जानकारी है ये भी इम्पोर्टेंट है कि लिटरेचर को भी यानी साहित्य को भी इसने संरक्षण दिया। किसने?
इसने कनिष्क ने। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम क्या था? अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? कवि थे, जिनको अपने दरबार में रखा था किसने? कनिष्क ने। ये भी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे, कवि तो थे ही, संस्कृत के भी विद्वान थे, जिनका नाम क्या है? अश्वघोष है। पैसे लिखेंगे अश्वघोष। ये कवि के साथ साथ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और रहते थे ये कनिष्क के दरबार में, जिनका नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना होगा। और इन्होंने, अश्वघोष ने एक ग्रंथ लिखा, उसको कहते हैं बुद्ध चरित्र। ये भी आपको नोट करना है। अश्वघोष ने एक ग्रंथ लिखा जिसको क्या कहते हैं? बुद्ध चरित्र, जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में, उनके जीवनी के बारे में लिखा गया है। क्या है? ए बायोग्राफी ऑफ बुद्ध। फ्रॉम हिज पीरियड ऑनवर्ड्स बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज ऑफ्टन रिटन इन संस्कृत। इसके बाद जो बुद्ध साहित्य लिखा गया वह किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। अब यहाँ पर दिखा है चरक, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम यहाँ मशहूर है, हमारे इंडिया में भी उनका नाम था चरक। आप उनको ऐसे लिखेंगे चरक। ये भी बहुत मशहूर व्यक्तित्व हैं भारत के, इनको हम पढ़ लेते हैं। द फेमस फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया इज सेड टू हैव बीन ए पार्ट ऑफ कनिष्क कोर्ट। ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो चरक हैं ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। और ये थे क्या? फिजिशियन थे, यानी वैद्य थे, इलाज करते थे, जो होता आयुर्वेदिक दवाओं का, उसके बहुत बड़े ज्ञाता थे। और इन्होंने एक संहिता भी लिखी है जिसमें इलाज से संबंधित सभी चीज़ों को लिखा गया है। द कुषाण रूल फॉर ओवर 200 ईयर्स। कुषाणों ने भारत पर कितने साल शासन किया? 200 साल शासन किए। अराउंड एडी 230, यानी लगभग 230 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। व्हेन देयर पावर ग्रेजुअली डिक्लाइन, और इसके बाद इनका जो शक्ति थी वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी, यानी ये फिर भारत से धीरे धीरे मिटने लगे। अब हम आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे द डेक्कन किंगडम, यानी दक्षिण भारत के जो राजा थे और कौन कौन से राजा थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट तो ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, किसको फिर से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे और आपके कहे अनुसार फिर से नया वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में इसी चैप्टर के शेष रिमेनिंग पोर्शन के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।